हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग अर्थात एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम दरअसल हर एक वीडियो और हर एक लेक्चर्स में और किताबों में अक्षांश रेखाओं की डिफिनीसन ऑफ लैटिट्यूड लाइंस एंड उन जो मुख्य अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके प्रकार और हम उनकी दूरी और संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको शायद कोई नहीं बताता। वो बात है कि हम अक्षांश रेखाओं को पढ़ें क्यों, अर्थात हमें अक्षांश रेखाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है स्मॉल यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो के लास्ट में आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो मैंने एक बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जैसे कि अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइन। अक्षांश रेखाओं की जो नीस होती है वो होती है लेटीट्यूड लाइन। दोस्तों, पृथ्वी पर लेटी हुई मुद्रा में समस्त रेखाओं को अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड लाइन्स कहा जाता है। पृथ्वी पर लेटी हुई मुद्रा में समस्त रेखाओं को अक्षांश रेखा या फिर लेटीट्यूड लाइन्स कहा जाता है। दोस्तों, मान लीजिए यह आपका अर्थ है दिस इज अर्थ। तो इस पर मान लीजिए लेटी इस शेप में जितनी भी रेखाएं होंगी दोस्तों, इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं को एक और नाम से भी जाना जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। आपके एग्ज़ाम में नहीं, विभिन्न एग्ज़ामों छोटे से बड़े यूपीएससी से लेकर सीएससी हर एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसका नाम है समानांतर रेखाएं। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश और समानांतर। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे में समानांतर पर होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर हम सबसे बड़ी लाइन 0 डिग्री की बात करें तो इतनी मान लीजिए वो इतनी बड़ी है, तो इसके हम ऊपर वाली 1 डिग्री वाली बात करें तो दोस्तों वो इससे छोटी होगी, फिर इससे ऊपर वाली उससे छोटी होगी, फिर इससे वाली उससे छोटी होगी और अंततः एक आपका बिंदु हो जाएगा, जिसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब दोस्तों, ये परिभाषा रही और आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दोस्तों, हम आपसे मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इन अक्षांश रेखाओं को पढ़ने के कारण के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका मन या फिर आपकी जो लालसा है वो बढ़ेगी कि हमें अक्षांश रेखाओं को जानना क्यों ज़रूरी है और हमें अब अक्षांश रेखा पढ़ना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी डिग्रियां पर खींची जाती हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक एक डिग्री पर एक एक लाइन खींची जाती है। दोस्तों, मान लीजिए अगर हम 0 डिग्री से शुरू करें तो 0 डिग्री पर एक लाइन होगी, उसके बाद अगर हम 1 डिग्री ऊपर फिर जाएं तो उसके ऊपर फिर 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री पर एक लाइन होगी, उसके बाद फिर 1 डिग्री पर एक लाइन होगी, फिर उसके बाद फिर 1 डिग्री पर एक। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो ये यहाँ से मैंने रेखा ऊपर की ओर खींचनी शुरू की। तो दोस्तों, हम एक एक डिग्री पर ही खींच सकते हैं। 1 डिग्री पर एक, दूसरी डिग्री फिर एक, तीसरी डिग्री फिर एक और चौथी डिग्री पर फिर एक, ऐसे ऐसे हम ऊपर और नीचे रेखाएं खींचते हैं। तो दोस्तों, हम 0 से शुरुआत कर उत्तर की ओर जाते हैं, जहाँ तक हम 90 अर्थात 90 लाइन्स खींच देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये अर्थ है आपका और मैंने यहाँ से रेखाएं खींचना शुरू की। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 90 अर्थात कि 90 रेखाओं को खींचा उत्तर की ओर में, तथा इसी प्रकार दक्षिण की ओर में भी हमने 90 रेखाओं को खींचा। यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, जिसके कारण हम 90 रेखाओं को खींच पाते हैं। तो दोस्तों, इस अर्थ में हमने 90 लाइन्स खींची। दोस्तों, हम अगर इनकी संख्या की बात करें तो हम ज्ञात है हमें कि 90 ऊपर की ओर, 90 नीचे की ओर। तो दोस्तों, 90 प्लस 90, ये मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री,
90 ऊपर की ओर रेखाएं की हैं और 90 नीचे की ओर है। तो दोस्तों ये 90 जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 180। लेकिन दोस्तों आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती है 180 नहीं होती, मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगा वो क्यों नहीं होती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे जब 90 डिग्री पर पहुँच जाते हैं तो 90 डिग्री एक रेखा नहीं बल्कि एक बिंदु होता है, इसीलिए इसे रेखा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, अर्थात हमारे 2 बिंदु निकल जाते हैं। इसमें से हम 2 निकाल देंगे तो दोस्तों 178 बच जाएगा, अर्थात 178 बच जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी ये जो 0 डिग्री लाइन है ये भी तो लेटी हुई मुद्रा में ही है ना, इसीलिए ये भी एक अक्षांश रेखा है जिसे हम इसमें ऐड कर देंगे, +1 169 हो जाएगा दोस्तों। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं लेटीट्यूड लाइन्स होती हैं उनकी कुल संख्या 169 होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात कर लें तो दोस्तों हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए उसके बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं जिसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। दोस्तों ये आपकी 0 डिग्री लाइन होती है जिसका मान 0 डिग्री होता है, वो जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कर्क रेखा। आपने कर्क रेखा का नाम बहुत जगह सुना होगा कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर इसी तरीके से आपसे कई प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों जो आपका 0 डिग्री लाइन होता है इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर खींची गई लाइन कर्क रेखा होती है। अर्थात दोस्तों उत्तर की ओर 0 डिग्री लाइन से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है तो इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई लाइन मान लीजिए ये वाली थी, तो इसी को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है। अब हम दोस्तों मकर रेखा की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों जो कर्क रेखा है इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और अब हम मकर रेखा के नाम से मकर रेखा की बात करते हैं। दोस्तों मकर रेखा की जो इंग्लिश होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा की इंग्लिश होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो होती है वो मकर रेखा की इंग्लिश होती है। तो दोस्तों अब हम मकर रेखा की बात करते हैं। दोस्तों 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई लाइन, 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई लाइन को मकर रेखा कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए आपके अर्थ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 66.5 डिग्री अर्थात आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त की। दोस्तों 0 डिग्री लाइन से उत्तर की ओर 0 डिग्री लाइन से उत्तर की ओर ये आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री पर खींची गई लाइन को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक वृत्त की। तो दोस्तों 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इन मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम दोस्तों आपको एक पर्सनल बात बता दूं कि हमें अक्षांश रेखाओं को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। अर्थात अगर हम अपने स्कूल में ये बातें अपने टीचर से करते हैं तो शायद हम पर गुस्सा होते हैं और हमको मारते भी हैं। दोस्तों मारते तो ऐसे नहीं लेकिन मार भी सकते हैं गुस्से में आकर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें अक्षांश रेखाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो हमारी अर्थ है वहाँ पर इस अर्थ में जो जैव विविधता है वो बहुत ही विविध है, अर्थात डाइवर्सिटी बहुत ही विभिन्न है। इसीलिए हमें अक्षांश रेखाओं को पढ़ना ज़रूरी है। अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी के पीछे हमारा अक्षांश ही है। अक्षांश जो होता है वो कैसे होता है तो मैं इसे अभी प्रूव करके बताऊंगा। तो दोस्तों मान लीजिए या फिर आप जानते भी हैं कि जो आपका विषुवतीय क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। और जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है वहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है, अर्थात वहाँ पर हिमपात होता है तथा इसकी जो मध्य का क्षेत्र होता है वो
मतलब कि ना ही ठंडा होता है ज़्यादा, ना ही गर्म होता है। तो दोस्तों मैंने कुल मिलाकर बात की है ताप कटिबंध क्षेत्रों की, ताप कटिबंध कटिबंध क्षेत्रों की अर्थात दोस्तों हमें ताप कटिबंध क्षेत्रों को पढ़ने के लिए अक्षांश रेखाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी भी देश की स्थिति का भी पता लगाते हैं। अब दोस्तों इस अक्षांश रेखा को हम कई चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर जो भी जितनी भी सारी वो डाइवर्सिटीज़ होती हैं अर्थात भिन्नता होती है, जैसे कि कहीं के लोग काले होते हैं, कहीं के लोग गोरे होते हैं, इस पर भी आपका अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो काम करती हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं। दोस्तों मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तभी, जिसको मैं इस अक्षांश रेखाओं को बहुत ही विस्तृत पूर्वक बताऊंगा तथा इसके कार्य का भी वर्णन करूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है। मैंने जान लिया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक डिग्री पर दोस्तों खींची जाती है, लेकिन दोस्तों अगर एग्जैक्ट में बात करें तो पृथ्वी पर इनकी दूरी कितनी होती है, तो दोस्तों पृथ्वी पर एक अक्षांश रेखा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये बात आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। और एक बात मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहा जाता है, तो दोस्तों यह बात भी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन भी अच्छे लगे होंगे, इसीलिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि रोज़ाना आने हुए वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन वगैरह होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच दे रही है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक यू सो वेरी मच।